हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीटेट का सेकेंड लेवल का साइंस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक, इससे पूछा गया है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। यहां पे देखिए नॉट पूछा गया है। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल है पैराफिन्स, कोक, कोल तार और स्नेहक तेल। चलिए बताइए आप लोग। ओके, देखिए इसमें पैराफिन्स जो होता है ये भी क्या है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। कोक मतलब कोयला, ये क्या है, ये कोयले का प्रोडक्ट है। ये क्या है, कोल का प्रोडक्ट है। और ये क्या है, कोल तार और स्नेहक, ये सब किसके हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। इसमें से हमको नहीं बताना था, नहीं में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोक। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा कोक। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जिसमें से ये बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेता है। तो एग्जांपल में ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन है एल्गी, पहला ऑप्शन है एल्गी, पहला है एल्गी, दूसरा फंजाई, राइजोबियम एंड वायरस। चलिए आंसर कीजिए। शैवाल, कवक, राइजोबियम एंड वायरस, विषाणु। प्रकाश संश्लेषण, देखिए ये फंजाई होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ये क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं किया। राइजोबियम क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। वायरस क्या है, वायरस तो वायरस ही हो गया। ठीक, ये तो नॉन सेलुलर और सेलुलर के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो इसमें क्या है, एल्गी, ये ऑप्शन क्या होगा इसमें सही, एल्गी। एल्गी क्या है, एक ग्रीन है, ये ग्रीन होती है, तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ये भोजन बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर। पोलर बियर के बारे में पूछा गया है। पोलर बियर के बारे में पूछा गया है। एडॉप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायक करता है। क्या वो सफेद बाल हैं, चपटे पैर हैं, त्वचा के नीचे वसा हैं। क्या सफेद बाल है, मुड़े हुए लंबे और पैन नाखून, त्वचा के नीचे की वसा की परत है। क्या सफेद बाल हैं, चपटे पैर हैं, बालों की परतें हैं। क्या सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर और बालों की परतें। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्हाइट फर, फ्लैट फीट, फीड अंडर स्किन, व्हाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड, शार्प क्लेव एंड फैट अंडर स्किन। तीसरा ऑप्शन है व्हाइट फर, फ्लैट फीट, लेयर ऑफ फर। और चौथा ऑप्शन है स्ट्रांग स्मेल, फ्लैट फीट, लेयर ऑफ फर। ओके, आंसर कीजिए। चलिए जो पोलर बियर होता है, ये क्या होता है, जो ठंडा एरिया होता है वहां पे पाया जाता है। तो वो जो ठंडे एरिया में जो बियर पाए जाते हैं, सबसे पहली बात तो उसकी क्या होता है, फर, जो उसके बाल होते हैं वो व्हाइट होते हैं। और दूसरी चीज, उनकी जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे क्या होती है, वसा की परत होती है, फैट पाई जाती है, फैट डिपॉजिट होती है उनके स्किन के नीचे, चमड़े के नीचे। ठीक, और तीसरा ये होता है, ये देखिए, ये पैर चपटे नहीं होते हैं। ठीक, ये होते हैं, कैसे पैर होते हैं, मुड़े हुए, लंबे होते हैं
और पैनी नाखूने क्या होती है, तेज होती हैं, उनको क्या होते हैं वहाँ पे रहने के लिए क्या होता है, वहाँ बर्फ को हटाने के लिए क्या होते हैं, नाखून तेज होती है। और त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा की परत होती है। ठीक, ये आंसर क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, which of the following nutrients are which of the following nutrients are present in milk। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। ये पूछा गया है दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है। इसमें कुछ पोषक तत्व के आंसर में कुछ पोषक तत्व दिए गए हैं, जो आपको बताना है कि कौन से मिल्क में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व बताना है। चलिए आंसर दीजिए। इसमें है पहला आंसर है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी पाई जाती है। प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी एंड आयरन होता है। चौथा है प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन डी होती। चलिए बताइए, पूछा गया निम्नलिखित दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। क्या प्रोटीन होती है, कैल्शियम होती है, विटामिन डी होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन ए होता है। क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होती है। चौथे ऑप्शन है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। देखिए दूध जो होता है ये व्हाइटिश कलर की होती है, तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, कैल्शियम पाई जाएगी। कैल्शियम पाई जाएगी। देखिए कैल्शियम और किसी ऑप्शन में है, इसमें भी कैल्शियम नहीं है, इसमें भी कैल्शियम नहीं है, इसमें भी कैल्शियम नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए आंसर इसका। द नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन अप्लाई ऑन अ वाउंड एज द एंटीसेप्टिक इज। ये पूछा गया है जो एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग की विलयन में कौन सा अधातु पाया जाता है। इसमें कुछ अधातुएं दी गई हैं जो घाव में एंटीसेप्टिक क्रीम होती यूज की जाती है, उसमें कौन सा विलयन जो होता है, ये क्या होता है, नॉन मेटल विलयन कौन सा यूज किया जाता है। चलिए बताइए। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है सल्फर। चलिए बताइए। आप यहां से आंसर पकड़ सकते हैं पर्पल कलर। आप लोगों ने लैब में कभी गए हैं, लैब में देखिए वहां आयोडीन की सोल्यूशन होती है जो कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। ये कैसा होता है, क्लोरीन ही होती है जो क्या होती है, पर्पल कलर होती है, पर्पल कलर होती है जो क्या होता है, एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी में यूज किया जाता है। ये क्या होता है, ये नॉन मेटल ही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following statement regarding air is incorrect। पहले ये हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा पूछा था सीटेट में, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या है, इनकरेक्ट, सही नहीं है। ये भी पूछ ले, सही नहीं है मतलब हमको क्या बताना है, गलत बताना है। चलिए वायु के संबंध में पूछा गया, वायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब वायु के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर दे देंगे। पहला ऑप्शन है एयर हैज वेट, वायु में क्या होती है, भार होती है। दूसरा ऑप्शन है एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉयल, मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है एयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लास्ट ऑप्शन है एयर ऑक्युपाइड स्पेस, वायु स्थान घेरती है। चलिए बताइए। चलिए बात करते हैं हम लोग आंसर के बारे में। वायु जो होती है, सबसे पहला आंसर ये है कि एयर हैज वेट, क्या वायु में भार होती है, जरूर होती है। आप गुब्बारे में कभी हवा भरेंगे तो क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ वजन जरूर होगी। चलिए अगला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉयल, क्या सॉयल, क्या मिट्टी के अंदर वायु उपस्थित नहीं होती है। हमको सही नहीं बताना है, ठीक है, गलत बताना है। तो दूसरा है एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉयल, क्या सॉयल में एयर नहीं पाई जाती है,
ऐसा होता है। तीसरा है एयर प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर, वाटर साइकिल में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि नहीं होती है, ये बताना है। एयर ऑक्युपाइड इन स्पेस, वायु स्थान घेरती है, अगर भार है तो स्थान घेरेगी ही घेरेगी, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। अगर भार बता दिया गया भार होता है तो वायु स्थान तो घेरेगी ही। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं। देखिए जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए जो वाटर साइकिल चलता है, हम पानी का यूज करते हैं, जो बारिश होता है, बारिश होने के बाद वायु की सहायता से फिर क्या होता है, बादल में चले जाते हैं, फिर वो क्या होता है, ये वाटर साइकिल में क्या होती है, वायु क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये भी नहीं होगा, ये भी सही है। तो हमारा दूसरा नंबर बच गया, दूसरा नंबर का आंसर बच गया, जिसमें क्या पूछा बताया गया है कि मिट्टी में वायु की उपस्थिति नहीं होती है। जी नहीं, वायु की उपस्थिति मिट्टी में होती है। अगर वायु नहीं होगी मिट्टी में तो जो जड़ें होती हैं वो रिस्पिरेशन, शोषण कैसे करेंगी। जड़ में भी सेल होती है, सेल को भी क्या चाहिए, शोषण करना चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं होगी तो शोषण कैसे करेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिए गए हैं साथ में। यहाँ पे क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, कुछ जीव के नाम दिए गए हैं, जीव के ऑर्गन दिए हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं ऑर्गन है, अंग कुछ दिए गए हैं, जिसके साथ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉलम ए को हमको कॉलम बी से क्या कराना, मैच कराना। कॉलम ए को कॉलम बी से क्या कराना है, मैच। ये कॉलम ए हो गया, ये कॉलम बी हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या है, पाचक, कुछ पाचक तंत्र दिए गए हैं, उनके पाचक तंत्र के अंग दिए गए हैं, जो हमको क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से क्या कराना, मैच कराना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है लीवर, लीवर के बारे में दिया गया है, यकृत के बारे में दिया गया है, आमाशय के बारे में दिया गया है, पित्ताशय के बारे में, अग्नाशय के बारे में। लीवर दिया गया है, स्टमक दिया गया है, गॉल ब्लैडर दिया गया है और पेनक्रियाज दिया गया है। अब इसमें से कौन किससे मैच करता है ये करना है। लीवर क्या है, लीवर क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। पहला क्या हो गया, लीवर क्या है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा स्टमक, स्टमक के बारे में, स्टमक में क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन आरंभ हो जाता है। देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, आमाशय से या स्टमक से स्टार्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से स्टार्ट होती है, जो स्टार्च होता है उसका हम लोग डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउथ से करते हैं। लेकिन ये वहाँ क्या बताया गया, प्रोटीन के बारे में बताया गया है। प्रोटीन कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी डाइजेशन, स्टमक से स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरे का कहाँ चला जाएगा, आमाशय। चलिए पहले का चौथा ये है, ओके। और दूसरे का पहला ये है। अब देखिए ये गॉल ब्लैडर के बारे में बताया। गॉल ब्लैडर क्या होता है, लीवर से जो बाइल्स वहां से प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्या होता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, संग्रहित होता है। तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा। बचा लास्ट क्या, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज ये जो ये हमारा स्टमक होता है, स्टमक आता है ऐसे, स्टमक आने के बाद ये क्या आता है, डियोडिनम ऐसे रहता है। डियोडिनम के बाद यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल में यहाँ क्या होता है, पेनक्रियाज पाई जाती है। ये पेनक्रियाज क्या करता है, ये अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय पाई जाती है, जहाँ से क्या होता है, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकल करके क्या होता है, यहाँ पे छोटी आंत में जाती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस मुक्त करती है, कौन, पेनक्रियाज। चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैच करा लिए, कौन सा, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। इसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू, सत्य पूछा है, सही इसमें बताना है, ठीक है। इसमें क्या बताना है, ट्रू पूछा गया। सेल के बारे में कुछ कमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़ के हमको उनका आंसर देना है। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है, सही पूछा गया है। इसमें से पढ़िए। पहला दिया गया है ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, क्या सभी कोशिकाएं गोल शेप की होती हैं, सभी कोशिकाएं की आकृति क्या होती है, गोल होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, क्या सभी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती, समान होती हैं।
तीसरा है साइज ऑफ सेल्स इन सेम इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, किसी भली भांत व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। और चौथा ऑप्शन है ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होते हैं, पाई जाती हैं, ये बताना है। तो आंसर इसमें आप लोग करिए, आंसर करिए। चलिए कुछ समझते हैं, इसके कोशिका के बारे में समझते हैं। ये पहला जो ऑप्शन है इसमें दिया गया क्या सभी कोशिकाओं सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती हैं। इसमें दिया गया ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, सभी कोशिकाओं के आकृति गोल होते हैं, नहीं जी नहीं, गोल भी होते हैं, कॉलमनर भी होते हैं। आप नर्व सेल देखेंगे तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर अमीबॉयड भी होती है, ऐसी होती है। तो राउंड भी होती है, यहाँ स्क्वायर भी होता है, कॉलमनर भी होता है। तो कई प्रकार की कोशिकाएं, तो पहला आंसर क्या गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे के साथ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि ऊतक की कोशिकाएं समान है। जी हाँ, कोई अगर ऊतक होगा तो सेम, और ये क्या होगा, जो ऊतक होगा उसकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी सब क्या होंगे, स्ट्रक्चरली सेम होंगे, समान होंगी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में क्या बताया गया है, किसी भी भली बात ऑर्गेनिज्म में कोशिकाओं का आकार समान होता है। क्या किसी भी कोई भी जीव होगा उसके क्या होता है, कोशिकाएं समान होंगी? जी नहीं, एक जीव में क्या होती, बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी आंसर क्या गलत हो जाएगा। चौथा में क्या बताया गया है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होती हैं। बताइए आप लोग, क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते? जी हाँ, सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाई जाती है, बट कुछ अपवाद है, कुछ क्या है, अपवाद हैं, जिसमें से क्या है, सेल्स ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें भी क्या होती है, सेल्स नहीं न्यूक्लियस नहीं पाई जाती हैं। प्लांट में आप चलेंगे, सीव ट्यूब सेल होती हैं जो कंपेनियन सेल के बगल में होती हैं, उसको भी वहाँ भी क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। तो बहुत सारे जगहों पर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती हैं। तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, हम किसके साथ जाएंगे, आंसर शुड बी दूसरा होगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए पढ़िए, इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विथ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ रिप्रोडक्शन के तरीके दिए गए हैं जिसमें हमको क्या कराना है, करेक्ट आंसर बताना है। कुछ रिप्रोडक्शन के तरीके दिए गए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, कुछ जीव दिए गए हैं, जिनको क्या है कौन सा जीव किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है उसको हमको मैच कराना है। चलिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ईस्ट दिया है, पोटैटो दिया है, एल्गी दिया है, फंजाई दिया है। ईस्ट दिया है, आलू दिया है, सवाल दिया है, और इसके साथ आंसर में वेजिटेटिव प्रोपागेशन दिया है, स्पोर फार्मेशन दिया है, फ्रेगमेंटेशन दिया है, बडिंग दिया है। देखिए यहाँ पे फंजाई, देखिए जो फंजाई होता है ये स्पोर का फार्मेशन भी करता है, फ्रेगमेंटेशन भी करता है, बडिंग भी करता है। ठीक, और एल्गी जो होता है ये भी स्पोर फार्मेशन करता है, और एल्गी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन भी करता है। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ हम लोग आंसर कैसे पकड़ेंगे, ईस्ट जो होता है, ये खमीर जो होता है, हम लोग खमीर या ईस्ट बोलेंगे। ईस्ट क्या होता है, ये ओनली वन क्या करता है, बडिंग के द्वारा क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये क्या होता है, ईस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, ऐसे सिर्फ बड निकलता है। खमीर ऐसे पाया जाता है, उसमें क्या होता है, ऐसे बड निकलेगा और बड टूट जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक, बडिंग के द्वारा होगा। चलिए पोटैटो, ये पहले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा पोटैटो। देखिए पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, यहाँ जो बड निकलते हैं वहाँ से क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, हमारा प्लांट हो उसका क्या होगा, हम रिप्रोडक्शन जो उसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, प्लांट का कोई भी ऑर्गन, जैसे हो गया स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इन सब से क्या गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। जैसे देखिए पोटैटो में क्या होगा, उसका आई बड क्या करता है, आई बड क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेगा और क्या होगा, ग्रोथ कर जाता है। तो ये क्या होगा, दूसरे पोटैटो का क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो जाएगा। अब देखिए कंफ्यूजन सब ज्यादा यहाँ पे है, हम एल्गी और फंजाई में कौन किसके साथ। देखिए फंजाई मेनली ज्यादातर क्या करता है, स्पोर का फार्मेशन करता है, और एल्गी बचा क्या, एल्गी क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट पहला चौथे के साथ चले जाएंगे, पहले में क्या हो गए, चौथे के साथ चले जाएंगे, और दूसरा
दूसरा पहले के साथ चले जाएंगे, बी वाला पहले के साथ चले जाएंगे, और तीसरा क्या होगा, दूसरे के साथ चले जाएंगे, सी वाला क्या होगा, दूसरे के साथ चले जाएंगे। यहाँ ऑप्शन कुछ गलत है, ठीक है, ऐसे समझिए। स्पोर का फॉर्मेशन फंजाई द्वारा होता है। ईस्ट क्या होगा, ये पहला हो जाएगा। पोटैटो वाला क्या होगा, ये हो जाएगा। एल्गी क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो जाएगा। फंजाई क्या हो जाएगा, स्पोर हो जाएगा। अच्छा, एल्गी क्या हो जाएगा, तीसरा। सही है, यही है, सही है। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। एल्गी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कवक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये पहला ही आंसर सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, पूछा गया इसमें, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में बताया, पूछा गया है ओजोन लेयर के बारे में। चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। कौन सा, इसमें से कुछ प्रदूषक दिए गए हैं, जिसमें कुछ पोल्यूटेंट्स दिए गए हैं, जिसमें हमको ये बताना है कि ओजोन परत के लिए कौन सा क्या होता है, ये हानिकारक होता है। कौन सा इसमें से जो होता है प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स होते हैं जो क्या करता है, ओजोन को डिप्लेट करता है, या ओजोन को परत का क्या अपक्षय करता है। चलिए आंसर कीजिए। इसमें आंसर में दिया गया है, पहला दिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन, और मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आंसर कीजिए। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे ज्यादा क्या होता है, एसी और फ्रीज, ये सबसे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, क्लोरीन का प्रोडक्ट जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन के लेयर को डिप्लेट करता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा। ओजोन को डिप्लेट करने वाला क्या है, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ संचारी रोग हैं, उनके बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो संचारी रोग का उदाहरण है। चलिए बताइए। इसमें एनीमिया दिया है, स्कर्वी दिया है, दस्त हैजा दिया है, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू दिया है, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो दिया है, मधुमेह, टाइफाइड, मलेरिया, खून की कमी मतलब एनीमिया हो गया है। चलिए आंसर देखिए। एनीमिया जो होती है क्या होती है, ब्लड की कमी होती है। क्या यह छुआछूत से होगी, जी नहीं। एनीमिया क्या होती है, एनीमिया मतलब क्या होती है, ब्लड की खून की कमी हो जाएगी। तो जहां जहां एनीमिया देखेंगे उनको काट देंगे। वो ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे एनीमिया हो गया। दूसरे आंसर में भी क्या एमीनिया है, और यहाँ भी क्या है, एनीमिया है। ठीक, एनीमिया जहां जहां देखेंगे काट देंगे। तो हमारा एक ऑप्शन बचा तीसरा, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो। देखिए स्वाइन फ्लू, मलेरिया ये सब क्या होता है, छुआछूत से होगा। जैसे हम भोजन कहीं पे समझ, मलेरिया समझिए, आप जहाँ पे रह रहे हैं किसी को मलेरिया हुआ है, उसको वो मच्छर काटा, फिर आकर के वो आपको काटेगा, तो क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ऐसे क्या टाइफाइड हो गया, और ऐसे स्वाइन फ्लू होता है, पोलियो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग हैं। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ये एनीमिया हो गया, यहाँ कट गया, ये एनीमिया हो गया, यहाँ कट गया, यहाँ हो गया एनीमिया, बचा कौन सा, तीसरा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, इससे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन एंट्स स्टिंग। इसमें से चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल के बारे में पूछा गया है कि एसिड की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए तो बहुत सरल है, बता लेंगे आप लोग। बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक एसिड। ये दूसरा वाला ऑप्शन फार्मिक एसिड है। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन फार्मिक एसिड। ये तो बहुत सरल था, लेकिन सरल है, लेकिन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रहे ये सब क्वेश्चन क्या छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बार पूछी जाती हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये पूछा गया है which of the following sets contain only unit of measuring distance। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने का मात्रक। ये कुछ आंसर दिए गए हैं जिसमें से हर आंसर में क्या है कुछ मात्रक दिए गए हैं। हमको दूरी के मात्रक के बारे में, इसमें से कौन से तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों कौन से दूरी के मात्रक हैं। देखिए यहाँ पे आंसर ऐसे मैच कराएंगे। देखिए हर्ट्ज जो होता है ये साउंड का है, साउंड का यूनिट है। ये दो में क्या है, दो में हर्ट्ज यहाँ भी है, ये भी क्या है साउंड का यूनिट है। ये तो दो ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। ये दो ऑप्शन क्या है, कट गए। अब बच्चे यहाँ पे दो हो गए। अगर जब दो में दोनों में क्यूबिट है तो क्यूबिट क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पे देखिए वर्ष दिया है, वर्ष क्या कोई यूनिट है, वर्ष ईयर यूनिट है, बट ये क्या है समय का यूनिट है। हमको क्या बताना है, दूरी का यूनिट बताना है। ठीक, ये मीटर हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष लाइट ईयर भी क्या है, ये दूरी का ही क्या है यूनिट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। चलिए तीसरा हो जाएगा सही। चलिए लास्ट आंसर की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि समीर रोल्स his marble on 3 different surfaces spread out on floor, taught cell phone, sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in the increasing order। हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि समीर क्या कर रहा है, वो कांच की कुछ गोले लिए है, मतलब कंचे लिए है, जो लिया है वो क्या करता है सरफेस पे, उसको क्या करता है सरफेस पे, उस पे विभिन्न, उस पे सरफेस पे 3 प्रकार के वहां पे क्या है बिछे हुए हैं। एक तो सेलोफोन शीट है, कालीन है, और क्या है न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर है। ये 3 चीजें क्या है वहां पे रखा गया है। तो ये बताना है तो अगर किस पे ये घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है, बढ़ते हुए क्रम में कि किस पे कांच जल्दी बिना फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया है। फ्रिक्शन के बारे में पूछा है, किस पे कांच आसानी से विदाउट फ्रिक्शन के मूव करेगा, किस पे क्या होगा फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और हमको क्या करना है बढ़ते हुए क्रम, मतलब कम, जिसमें कम फ्रिक्शन होगा उसको पहले रखना है, जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसको हमको बाद में रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर में देखिए क्या क्या है, न्यूज़पेपर दिया गया है, कारपेट दिया गया है, सेलोफोन शीट दिया गया है। सेलोफोन शीट क्या होती है, ये जो आप लोग टेप आता है, एक सेलोफोन टेप आता है, पतली होती है, पन्नी की तरफ होती है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो हम क्या करते हैं इधर उधर देखते। तो ये क्या होती है, ये हल्की पतली से क्या होती है पॉलीथीन समझ लीजिए, जिसपे हम क्या बहुत चिकनी होती है। तो इस पे क्या होगा फ्रिक्शन बहुत कम होगा, सेलोफोन में क्या होगा फ्रिक्शन बहुत कम होगा। उसके बाद समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, पहले नंबर पे हम किसको करेंगे, इसको करेंगे। दूसरे नंबर पे उसके बाद क्या होगा, न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत क्या होगा स्लो जाएगा, कंचा स्लो जाएगा। और कारपेट होगा उसमें सबसे स्लो जाएगा, उसमें फ्रिक्शन क्या होगा सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस पे होगा, कारपेट पे होगा। उसके बाद क्या होगा न्यूज़पेपर पे होगा। उसके बाद क्या होगा सेल फोन शीट पे होगा। ठीक, सेल फोन शीट पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला क्या होगा सेल फोन शीट कहाँ है, ये है। उसके बाद न्यूज़पेपर है, उसके बाद क्या है कारपेट। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओके।